गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में बात करेंगे। आज हम 9 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। मई और जून का करंट आउटलुक लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी और इसके साथ साथ आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा जनवरी 2020 से लेकर पूरा जो करंट अफेयर है जून तक का, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इस पे अगर लिंक आपको चाहिए है तो ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ पुराना कंटेंट है करंट अफेयर्स का। जनवरी से दिसंबर 2018, जनवरी 2019, उसके बाद जुलाई से नवंबर 2019 तक का ये पूरा करंट अफेयर है। 2020 का पूरा करंट अफेयर है। ये रामबाण नोट्स हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न जेल प्रहरी के एग्जाम में आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सेम साइंस है, साइंस से भी बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएंगे। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे। निम्नलिखित में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? तो वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। चंद्रशेखर आजाद, BR अम्बेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, तीनों लोगों को जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था भाभरा करके जो जगह है वहां पर। BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू में। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था ग्वालियर में। दूसरा प्रश्न था SPMICL के अंतर्गत सुरक्षा पेपर मिल, सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश की किस जगह पर स्थित है? तो ये है आपका होशंगाबाद। मिली चौहान ने बहुत अच्छा आंसर किया है, जिसका विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 30 जुलाई 1906। ये देखिए, इस तरीके के कुछ पर्सनालिटीज़ हैं, उनके डेट याद रखना जरूरी है। जैसे इनका डेट याद रखना जरूरी है, भीमराव अम्बेडकर का डेट याद रखना जरूरी है। ठीक है। भाभरा ग्राम में हुआ था ये, अभी फिलहाल अलीराजपुर जिले में। पहली सजा मिलने पर आजाद ने कोर्ट में अपना नाम आजाद बताया था, इसलिए इन्हें आजाद के नाम से पुकारा जाता था। आजाद का जन्म नगर भाभरा को आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए आजाद ने लाहौर में अंग्रेजी पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को गोली मार दी थी। 27 फरवरी 1930 को उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुआ था, जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। तो ये दो नाम जो चेंज हैं ये भी हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इनको भारत रत्न 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में दिया गया था। अंबेडकर का जो समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि है, जो मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी भीमराव अम्बेडकर थे। पानी पीने के लिए एकमात्र सत्याग्रह करने वाले प्रथम पर एकमात्र सत्याग्रही अम्बेडकर जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। 6 अप्रैल 1980 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1997 में जनता पार्टी सरकार से विदेश मंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 2014 में सर्वोच्च सम्मान, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इनको दिया गया था। SPMICL के अंतर्गत सुरक्षा पेपर मिल, सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। इसकी करेंसी नोट प्रेस देवास में है। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 10 फरवरी 2006 को। तो ये पूरा इससे संबंधित जितना भी कंटेंट है वो आपको मिला है यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की, तो 1, 2, 3, 4 ये 4 ऑप्शन है। ये कमेंट करके आपको बताना है। साथ में आपको बताना है कि जब ये राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्यमंत्री इनसे पहले कौन था और उनके बाद में मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है, ये जरूर आपको बताना है। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक जिला, तो ये 4 ऑप्शन है। एक सही कमेंट करके बताइए। क्विज हमारा स्टार्ट हो चुका है, करीब 2500 लोग इससे जुड़ चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये लिंक है, इस लिंक पे जाके आप जुड़ सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। इसके अलावा एक ये तरीका है हमारे चैनल से जुड़ने का, चैनल पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी।
चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के स्कूली विद्यार्थी हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत स्वाधीनता सप्ताह मनाएंगे। तो ये जो स्वाधीनता सप्ताह है, आपको पता है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान एक लॉन्च करा गया है बच्चों को घर पे ही पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये अभियान जो चल रहा है 8 से लेके 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री हैं इंदर सिंह परमार। इन्होंने कोरोना संकट काल में, अब चूंकि विद्यालय बंद हो गए हैं, इस स्थिति में स्वाधीनता दिवस पर्व को बच्चों के साथ उनके घर परिवार में ही मनाए जाने के निर्देश दिए। इसके तहत आगामी 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक प्रदेश के स्कूली विद्यार्थी हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत स्वाधीनता सप्ताह मनाएंगे। इस दौरान रेडियो स्कूल प्रसारण में हर दिन स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित एक प्रेरक कहानी उनको सुनाई जाएगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जितने भी आकाशवाणी केंद्र हैं सभी से इसका प्रसारण जो है वो किया जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की पहली किसान ट्रेन मध्य प्रदेश में इस स्थान से नहीं गुजरेगी। देखिए, अभी हाल ही में 7 अगस्त को देश की पहली किसान ट्रेन चलाई गई है। इससे पहले जो बजट वित्त मंत्री सीतारमण जो है उन्होंने दिया था, तो उस बजट में उन्होंने इसकी घोषणा की थी। तो अगर हम बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र से लेकर ये बिहार तक ट्रेन जो है वो चलने वाली है। ठीक है, इसमें आपका बीच में उत्तर प्रदेश और दूसरा आपका मध्य प्रदेश, ये 2 स्टेट इसमें बीच में पड़ेंगे। तो 4 स्टेट को इससे फायदा होने वाला है। बात करें अगर, तो इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल, इस स्थान से नहीं गुजरेगी। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, ये आपकी 6 जगह हैं जहां से ये मतलब इस ट्रेन को स्टॉपेज मिला है। ठीक है, और इसके अलावा 7 अगस्त 2020 को किसान रेल की शुरुआत हुई है। देश की पहली किसान ट्रेन है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको हरी झंडी दिखाई है। भारतीय रेलवे की यह पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली यानी कि नासिक जिले में आता है। 7 अगस्त को रवाना होकर बिहार के दानापुरे पहुंचेगी। ये ट्रेन जो है वो खान पान की वस्तुओं के साथ अगले दिन वापस लौटेगी। किसान ट्रेन क्यों कहा जा रहा है इसको? क्योंकि इसमें फलों और सब्जियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। इस साल की यूनियन बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए खास किसान रेल चलाने की घोषणा की थी। यह प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, कटनी, सतना और जबलपुर में रुकेगी, यानी कि इसकी जो स्टॉपेज हैं वो यहाँ पर होंगे। और इसमें सिर्फ फलों और सब्जियों से, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि अच्छा खासा चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज ये होगा। ठीक है, ये ट्रेन पैसेंजर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ कोल्ड स्टोरेज टाइप से इसको बनाया गया है ताकि इससे आपकी फलों, सब्जियों और आपका जो मिल्क होता है, ठीक है, मीट होता है आपका, इन चीज़ों को, मतलब इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक करंट अफेयर आपका मध्य प्रदेश लेवल का हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अभी राज्य शिक्षा केंद्र ने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश के हिसाब से मध्य प्रदेश के करीब 12,876 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है। एक्चुअल में आदेश जो आया उसमें समीक्षा करने के लिए कहा गया है, और इसमें इम्पोर्टेंट ये स्कूल, नंबर ऑफ स्कूल्स नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जहां पर छात्रों की संख्या 0 से लेकर 20 है, मतलब अप टू 20। ठीक है, तो ऐसे जो स्कूल्स हैं उनको बंद किया जाएगा। ऐसे स्कूलों को समीप में जो स्कूल चल रहे हैं उनके साथ मर्ज किया जाएगा, और वहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी सेवाएं या तो कार्यालय में या फिर अन्य स्कूलों में ली जाएगी, यानी कि उनका जो ट्रांसफ़र है वो आसपास कर दिया जाएगा। ठीक है, राज्य शिक्षा केंद्र की अगर इस सूची की बात करते हो तो इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर संभाग के जिलों में सबसे ज़्यादा स्कूल बंद होने वाले हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि 0 से लेकर 20 तक, और बाकी नंबर आप याद रख सकते हैं 12,000 प्लस। ठीक है, तो इतना बस बहुत है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ग्वालियर में एक
बहुत अच्छी चीज़ होने जा रही है। एक्चुअल में मिट्टी के खिलौने ग्वालियर में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए याद रखना है आपको, वेस्ट टू आर्ट प्रोजेक्ट के तहत, वेस्ट टू आर्ट मतलब होता है कि जो इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है उनको आर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपने यूट्यूब पर कई वीडियोस देखे होंगे, जैसे पुराना कोई टायर होता है, उस पुराने कोई टायर से वो चेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, पुराना टायर कोई काम का नहीं था लेकिन हमने उसको आर्ट में कन्वर्ट कर लिया है और उसका हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो हाल ही में ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्वालियर शहर के बाजारों में इस तरीके के मिट्टी के खिलौनों को उतारने का निर्णय लिया है। और इसके तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत गुजरात की एक कंपनी है अभिव्यक्ति, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन प्रोडक्ट्स को इस तरीके से बनाए ताकि ये रिप्रेजेंटेबल लगने लगे, मतलब देखने लायक ऐसे लगने लगे तो कि वो आर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। तो हाल ही में कंपनी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत महात्मा गांधी, चरखा, सोनचरैया और सरोद का स्कल्पचर अभी हाल में बनाकर जो कॉरपोरेशन है, ग्वालियर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन है, उसको दिया है, जिससे ये जो कॉरपोरेशन है वो मतलब इम्प्रेस हुआ है। और गुजरात की जो कंपनी है अभिव्यक्ति, ये मृदभांड कला जो है आपका, मृदभांड मतलब मिट्टियों के बर्तन, ठीक है। और इसको जीवित कर सबसे पहले 7 फीट ऊंचाई की एक स्कल्पचर बनाने वाली है, ठीक है। और इसमें एक नाम आपको याद रखना है, ग्वालियर के नारायण प्रजापति। ग्वालियर के नारायण प्रजापति जो है वो इस प्रकार के मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, उनके लिए फेमस हैं, ठीक है। तो ये देखिए कई बार क्या होता है, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित पर्सन जो है उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं और हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है, ठीक है। क्योंकि बुक्स, एमपी की कोई भी ऐसी बुक नहीं आती है जिसमें आपको पूरा परफेक्ट नॉलेज मिल जाता है। यही एक कारण है कि एमपी के एग्जाम्स में 4 या 5 ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं जो लोगों से नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो मैं करंट अफेयर के माध्यम से यही कोशिश करता हूँ, या स्टैटिक जीके जो भी मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं कुछ चीज़ें इस तरीके की हमेशा इंक्लूड करके आपको देता हूँ, ताकि कहीं ना कहीं आपको, आपके दिमाग में ये चीज़, आपको रटना नहीं है कोई भी चीज़, आप बस सुनिए। कहीं ना कहीं जब आपने, देखिए एग्ज़ाम में एक बहुत अच्छा फंडा होता है, जैसे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा सा हम टॉपिक से दूर जा रहे हैं और ये समझाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग इस चीज़ को समझते भी है, कई लोग नहीं समझते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हमेशा एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि मैं जब भी एग्ज़ाम दूंगा मैं एग्ज़ाम फ्री माइंड दूंगा। फ्री माइंड का मतलब क्या है कि मैं स्ट्रेस नहीं लूँगा किसी भी प्रकार से। अब उसके लिए चाहे आपको अपने भगवान को, अपने अल्लाह को याद रखना पड़े, आपको मेडिटेशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, एग्ज़ाम के 1 हफ्ते का आप बना लीजिए कि एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले तक हमें पढ़ाई नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 हफ्ते पहले तक इतनी पढ़ाई करनी है कि हमारा सिलेबस पूरा कवर हो जाए। आप फ्री माइंड रहोगे, डेफिनेटली आपको जो चीज़ें नहीं बनती होंगी वो भी आप एग्जाम में करके आओगे। अगर आप फ्री माइंड नहीं रहोगे तो आप एग्जाम में वो गलतियां करके आओगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, जिनको हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो एग्जाम फ्री माइंड होके हमेशा देने की कोशिश किया करें, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, ठीक है। और इस प्रकार के प्रश्न कई बार ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा सा अगर गैस कर लोगे तो भी आपसे प्रश्न बन जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपको लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है हमसे, हमें इसमें तुक्का लगाना पड़ेगा, तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, डायरेक्ट ऐसे तुक्का कभी मत लगाइए कि आपने 10 क्वेश्चन ले लिए और सबको बी 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 या सबको ये तुक्का लगा दिया। नहीं, आप 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन पे अगर आप टिक करते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सिर्फ 25% होती है क्वेश्चन के सही होने की, बाकी 75% प्रोबेबिलिटी उसकी गलत होने की होती है। तो हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। ऑप्शन एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि आपने उनमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करे हैं। जैसे 2 आपने सोच लिया कि यार ये चीज़ ऐसा प्रश्न है, तो ये प्रश्न ग्वालियर और भोपाल इसका आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर सीहोर या विदिशा होना चाहिए। तो आपने क्या किया, 2 ऑप्शनों को एलिमिनेट कर दिया। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन की जो सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो 50% हो जाती है और गलत होने की भी 50% होती है, लेकिन 25% से तो कहीं ज़्यादा है ना, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें, थोड़ा सा फ्री माइंड जब आप रहोगे ना, ये काम आप तभी कर पाओगे। अगर आप फ्री माइंड नहीं रहोगे आप ये कभी भी नहीं कर पाओगे, प्रश्न गलत कर गया होगे। दूसरी चीज़, एमपी में मैंने एक चीज़ें देखी है, यहाँ पर बच्चा तभी पढ़ता है जब एग्ज़ाम आता है, और ये बहुत ही बेकार चीज़ है।
जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं ना वो सिलेक्शन जरूर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। हो सकता है इस एग्जाम में नहीं लेंगे, अगले एग्जाम में लेंगे, लेकिन वो गारंटी है मेरी कि वो उनका सिलेक्शन होके रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप नोटिफिकेशन के बाद पढ़ाई करना शुरू करते हो तो नोटिफिकेशन के बाद पढ़ाई करने वाला जो बच्चा होता है ना वो इस कैटेगरी में कभी भी नहीं आता है, फ्री माइंड से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो आपको फ्री माइंड रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। चलिए पॉइंट पे आते हैं। ग्वालियर के नारायण प्रजापति हैं, ये मिट्टी के खिलौनों को बनाते हैं और नारायण प्रजापति और इनके दो पुत्र, इनके दो बेटे, इनका चयन अभी मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए किया गया है। कॉरपोरेशन के कुछ अधिकारी और इस कंपनी के कुछ अधिकारी इनसे मिलने भी गए थे। इस प्रोडक्ट में अन्य कलाकारों को भी आगे शामिल करने के चांसेस हैं, मतलब उनको शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है एम्प्री। एम्प्री जो है आपका कहाँ पर है? ये है आपका एम्प्री भोपाल में। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो भौतिकी और मटेरियल्स विज्ञान, ठीक है, मटेरियल साइंस जिसको हम कहते हैं, इसमें योगदान के लिए एम्प्री के डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है फ्लाई ऐश, मार्बल, स्टोन जैसे औद्योगिक अपशिष्टों से विद्युत इंसुलेटिंग शीट्स के प्रोडक्ट बनाने के लिए। यानी इन्होंने इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करके, फ्लाई ऐश, मार्बल, स्टोन जैसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करके इन्होंने नवीन ऊर्जा और नवीन पीजो इलेक्ट्रिक और टर्बो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर के विकास पर इन्होंने काम किया है। मतलब इन सारी चीज़ों का उपयोग करके और उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें पुरस्कार के लिए चुना गया है। पीजो इलेक्ट्रिक का नाम अगर आपको पता हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पीजो इलेक्ट्रिक एक मटेरियल होता है, इस तरीके के जो मटेरियल होते हैं वो वाइब्रेशन से उनके अंदर वोल्टेज जनरेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उनसे हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और रिवर्सेबल मटेरियल होता है, यानी कि अगर हम इन मटेरियल्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएं तो ये वाइब्रेट होने लगते हैं। दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। यहाँ पे एम्प्री जो है आपका, ये भोपाल में स्थित है, ये ध्यान रखिए। एम्प्री कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। दूसरी चीज CSIR जो है आपका, ये युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जो है, यानी कि यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो है, ये उन लोगों को दिया जाता है जो अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए 35 वर्ष से कम आयु के हैं, और 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार इनको भी हाल ही में दिया गया है। अनुसंधान अनुदान भी दिया जाता है, साथ में पट्टिका भी इनको प्रदान करी जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका यहाँ हो जाएगा। तो गाइस ये पूरा था हमारा करंट अफेयर का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।